गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। देखें बेटा, आज इनकम टैक्स की क्लास जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। एक क्लास आपकी हुई थी प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, तो उस प्रोविडेंट फंड के टॉपिक को आज हम लोग जो है एक बार पूरा समझेंगे डिटेल से। और प्रोविडेंट फंड के बाद एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे कि किस तरीके से फ़ंड की कैलकुलेशन करते हैं और साथ में कैसे उसमें आपको डिडक्शन मिलता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है कि प्रोविडेंट फ़ंड है क्या। तो पहली हेडिंग डाल दें प्रोविडेंट फ़ंड, फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया प्रोविडेंट फंड। अब बेटा, ये प्रोविडेंट फ़ंड होता क्या है और किस तरीके से इसके डिडक्शन जो है इनकम टैक्स में क्लेमेबल हैं, किस तरीके से इसका क्लेम लिया जाता है, ये सब चीज़ें हम लोगों को सीखनी है इसमें। देखिए, प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है। द वर्ड प्रोविडेंट फंड मीन्स टू प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर, हेंस दिस फंड इज़ टू प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर। दिस फंड इज़ क्रेडिटेड by an amount deducted from the salary of the employee every month at a certain rate, and the employer also makes his own contribution to this fund. इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये जो प्रोविडेंट फंड टॉपिक है इनकम टैक्स का, ये मेड फॉर फ्यूचर होता है। मेड फॉर फ्यूचर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो एम्प्लॉय अपना पैसा जमा करवाते हैं या अपनी सैलरी से कटा करके उसको अपने अकाउंट में जमा करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि हमने अपना पीएफ अकाउंट जो है ओपन कर रखा है और मेरा पैसा जमा हो रहा है। इस पीएफ में बात आती है कि ये जो पीएफ है ये कितने प्रकार का हो सकता है। भाई, अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका पीएफ अकाउंट भी बदल जाता है। लेकिन ये फ्यूचर से रिलेटेड होता है आपका, और भविष्य में जब आप जॉब छोड़ते हैं या आपकी अनसर्टेनिटीज़ या किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में ये पैसा अपना आपको मिल जाएगा। आपके जो भी उत्तराधिकारी होंगे, घर के रिलेटिव्स होंगे, उनको ये पैसा कंपनी हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ से पैसा उनको जो है दे दिया जाता है। इट मीन्स एक प्रकार से जैसे आप लोग LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देखते हैं, बीमा करा लिया, बीमा कराने के बाद में अगर कभी मर मुरा गया रास्ते में कहीं किसी कुत्ते को बचाने के चक्कर में, तो उसी तरह से ये फंड अकाउंट भी होता है आपका कि आपने अपने लिए भविष्य के लिए जो है जमा कर दिया है, और LIC की तरह उसमें भी मैच्योरिटी हो गई या फिर टाइम पूरा हो गया और आपने पैसा अपना वापस ले लिया। वैसे प्रोविडेंट फंड में भी होता है, फ्यूचर पर्पस से बनाया जाता है। इनकेस कभी आपकी डेथ होती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये पैसा आपको दे दिया जाएगा। एक प्रकार की सेविंग्स है, और सेविंग्स में आपको इनकम टैक्स में किस तरीके से छूट मिलती है ये देखने वाली बात है। तो प्रोविडेंट फंड में 4 तरह के प्रोविडेंट फंड कैटेगराइज किए गए हैं। आप इसके नीचे लिख लें 1, 2, 3, 4। पहला आपका आता है इसमें स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। 1 बाय 1 बेटा सीखेंगे इसको। दूसरा आपका होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड। तीसरा आपका है बेटा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। और फोर्थ होता है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये 4 तरीके के फंड हैं जो अपने इंडिया में चलते हैं। स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड पहले नंबर में, दूसरा है रिकॉग्नाइज, तीसरा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, चौथा होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है। तो साइड हेडिंग आप डाल लेंगे स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड।
स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड, आपने हेडिंग डाल दी। देखिए, स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट संस्थाओं के लिए जो फंड बनता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो आपका आता है स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड में। तो इसको नोट भी कर लें। और किसी भी बच्चे कोई भी चीज़ छोटे से छोटा भी अगर डाउट होता है तो आप हमें तुरंत व्हाट्सअप करें, इमीडिएटली हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे, बता देंगे कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें आपको, और सॉल्व भी कर देंगे। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है। बाकी क्लास का हमने शेड्यूल बना ही दिया है। 4 दिन आपके पास लिंक आएगा क्लास का, यूट्यूब लिंक, उससे आप क्लास करेंगे, और 2 दिन आपकी लाइव क्लास होगी। जो भी 4 दिन हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेरीज, प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड। स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड में लिख लें आप, इट इज़ दैट प्रोविडेंट फंड, इट इज़ दैट प्रोविडेंट फंड टू विच द इंडियन प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 1925 applies. Generally, this fund is maintained by government or semi-government offices like local authorities, universities, other recognized educational institutions, statutory corporations and nationalized banks etc. यानी कि गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, केवल वहीं पर ये बनाया जाता है और वहीं के एम्प्लॉय ही इस अकाउंट को या इस प्रोविडेंट फंड अकाउंट को जो है ओपन कर सकते हैं। सबके लिए ये नहीं बना है। तो हम लोगों ने बेटा अभी डिस्कस किया स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड। अब दूसरा जरा देखते हैं हम लोग, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड सेकंड नंबर पे, इसमें आप लिख लें, it is a fund to which the Provident Fund Act 1952 applies. There is one more alternative also. The fund which is not established under EPF Act, Employee Provident Fund Act of 1952, has to be expressly recognized by the Chief Commissioner of Income Tax, CIT इसको बोलते हैं. Generally, this fund is maintained by scheduled bank, factories and several business houses. This fund is maintained by private sector organizations. Private sector organizations भी इसको बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ में भी ये चलता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा जो है रिकॉग्नाइज होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो अगर कोई व्यक्ति आरपीएफ में पैसा जमा करा दे, एसपीएफ में जमा करा दे, तो क्या करना है, तो ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी केवल समझ लेते हैं कि स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड क्या है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या है। अब तीसरे नंबर पर आता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मतलब है जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा अप्रूव ना हो। आरपीएफ का जस्ट आप उल्टा कर दीजिए। दिस इज मेंटेन इन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ये फंड क्रिएट किया जाता है। और तीसरा आपका आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में द पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 1968। एवरी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग अ सैलरीड एम्प्लॉय, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय हो या कहीं फैक्ट्री में जॉब करता हो या फुटकर में उसको कहीं से भी इनकम हो रही हो, तो कैन सब्सक्राइब टू दिस फंड एनी अमाउंट बीइंग नॉट लेस देन ₹500 एंड नॉट मोर देन ₹1,50,000 इन अ ईयर। 500 से कम नहीं होना चाहिए और 1,50,000 साल भर में, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इतना रुपया वो जैसे चाहे हर महीने इंस्टॉलमेंट में जमा करना चाहे इंस्टॉलमेंट में जमा कर दे, या अपने अकॉर्डिंग जो भी उसको सुविधा होती है जिस तरह से वो पैसे को यहाँ पे जमा कर सकता है। टोटल आपकी बेटा 13 नेशनलाइज बैंक हैं ऑथोराइज फॉर दिस पर्पस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 13 बैंकों को, नेशनलाइज बैंकों को जो है पीपीएफ खोलने के लिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलने के लिए जो है नेशनलाइज कर रखा गया है। वहाँ पर आप जाकर अपना खाता खुला सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अपना अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं। तो ये तो हो गई बेटा फ़ंड की बात। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हम फ़ंड में पैसा क्यों जमा करें, हमें क्या फ़ायदा है इसमें जमा करने में। फ्यूचर में वो तो मिलेगा, फ्यूचर मिलेगा वो भी तब जब किसी कुत्ते को बचाने के लिए हम अपनी जान देंगे, तब कहीं जाकर मिलेगा, या हम नहीं भी मरते हैं, बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे, तब हमको मिलेगा।
तो ऐसे केस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि इसमें पैसा जमा करने से फ़ायदा क्या है। तो इसमें जमा करने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा है आपको इनकम टैक्स का फ़ायदा है। आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। अगर आप पीपीएफ, आरपीएफ या स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराते हैं तो इनकम टैक्स में आपको इसका रिबेट मिलेगा और आपका जो टैक्स होगा वो कम हो जाएगा। किस तरीके से टैक्स आपका कम होगा और किस अकॉर्डिंग या किस तरीके से इसमें टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल, ये किस तरीके से हो जाता है, और बेटा हम लोग इसको सीखते हैं ज़रा। तो आप इसके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे। चारों ये लिखने के बाद और अच्छे से समझने के बाद, ताकि अच्छे से समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब न्यूमेरिकल लगाएं तो कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड की। देखें स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में क्या आ रहा है। When a person is a member of this provident fund, his own contribution to this fund are included in his income. In this case, employer's contribution and interest on provident fund are not considered at all. That is, employer's contribution and interest on provident fund is neither included in the employee's income nor it is taxable. ये एक इम्पॉर्टेंट बात आई। सबसे पहले जो पैसा आपका है, जैसे मान लीजिए आपको सैलरी मिली 30,000 रुपीज़ सैलरी आपकी, तो सैलरी हमारी मान लीजिए 30,000 रुपीज़ है और इस 30,000 में आपने कहा कि मेरा 10% जो है आप स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में काट दीजिए। इट मीन्स 3,000 रुपये। एम्प्लॉयर ने कहा कि हमसे 3,000 रुपये हमसे ले लो, ये एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो 3,000 रुपये हैं स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड के, ये तो है हमारी सैलरी का पार्ट ना। ये आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ये एम्प्लॉय ने किया और ये एम्प्लॉयर ने कर दिया। तो जो 3,000 रुपये हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हमारा सैलरी का पार्ट है, इसलिए सैलरी में अलग से ये ऐड नहीं किया जाएगा, एग्जेम्प्ट होगा। साथ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड अगर बनाए तो ये भी एग्जेम्प्ट होता है, टैक्सेबल नहीं होता है। ये किसमें इंपॉर्टेंट बात आ रही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एम्प्लॉयज़ ओन कंट्रीब्यूशन टू दिस फंड अप टू ₹1,50,000, 1,50,000 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉय का एग्जेम्प्ट होगा। अगर 1,50,000 से ऊपर आप कंट्रीब्यूट कर देते हैं इस फंड में तो वो 1,50,000 से ऊपर का जो अमाउंट है आपका वो आपका फिर टैक्सेबल हो जाएगा। सिर्फ आपको छूट जो मिलेगी यहाँ पे वो 1,50,000 की मिलेगी। दूसरा फंड आपका आता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो इसमें हम लोगों ने सिंपल क्या सीखा कि एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है 3,000 रुपये तो ये इसके सैलरी का ही पार्ट होगा और 1,50,000 तक एग्जेम्प्ट होगा। बाकी जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। इसके बाद आपका आता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज को हम लोग सीखते हैं ज़रा, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो अगली हेडिंग डाल दें आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी RPF। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में थोड़ा सा रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? When a person is a member of this fund, his own contribution to this fund, employer's contribution in excess of 12% of employee's salary and interest on provident fund in excess of 9.5% are included in employee's income. That is, employer's contribution to the extent of 12% of salary and interest on provident fund up to the prescribed rate is neither included in the income of the employee nor it is taxable. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि दो तरह से कंट्रीब्यूशन होगा, या तो एम्प्लॉय करेगा और एम्प्लॉयर करेगा। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो तो उसकी अपनी सैलरी से होगा, तो उसके लिए लिमिट बनाती है 1,50,000 वाली। लेकिन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो इसके लिए इनकम टैक्स ने कहा कि SPF की तरह हम पूरा एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। इसमें हम एग्जेम्प्ट कितना करेंगे, टैक्स में छूट कितनी देंगे, एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। एक तो ये पॉइंट ले लिया कि जो भी एम्प्लॉय की
सैलरी का 12% होगा, उससे ऊपर का जो पार्ट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, 12% तक जो है केवल वो एग्जेम्प्ट होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने बताई कि जो इंटरेस्ट मिलेगा इस प्रोविडेंट फंड में, आरपीएफ में, वो एक्सेस ऑफ 9.5%। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5% आर included in employees income and that will be taxable। ये टैक्सेबल हो जाएगा, यानी 9.5% से ऊपर अगर आपको ब्याज मिल रहा है, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि 9.5% से ऊपर कितना अमाउंट हो रहा है, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉई का यहाँ भी जैसे एसपीएफ में था, वैसे एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1,50,000 की लिमिट है, उससे ऊपर कंट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, अनलेस अदरवाइज वो पार्ट फिर टैक्सेबल हो जाएगा। तीसरा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। व्हेन अ पर्सन इज अ मेंबर यूआरपीएफ, रिकॉग्नाइज नहीं है। व्हेन अ पर्सन इज अ मेंबर ऑफ दिस फंड, his own contribution to this fund are included in his income, but the employer contribution and interest on provident fund is not included in his income from year to year। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अपनी सैलरी से ही कंट्रीब्यूट करता है, उसकी सैलरी कट जाती है और उसी से उसका अमाउंट जमा हो जाता है पीएफ में। फिर एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन करता है, तो यहाँ पे यूआरपीएफ अगर आप खोलते हैं तो इसमें आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा, जैसे अदर फंड में हम लोगों ने देखा था 1,50,000 तक का था, यहाँ पे वो नहीं मिलेगा आपको, यानी कि डिडक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो हमने बेटा बात की आपसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक है, चौथा नंबर हम लोगों का। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए भी वही 1,50,000 की रूलिंग है, उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स एग्जेम्प्ट होगा और प्राइवेट एम्प्लॉय भी पीपीएफ अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। इट मीन्स ये कॉमन टू ऑल है, कोई व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। अब ये जो 9.5% और 12% वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि किस तरीके से ये अप्लाई होगा और कैसे हमको डिडक्शन इसका मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन बेटा आप लोग नोट करें ज़रा, हम ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी आपको सेंड कर देंगे, आप लोग फिर इसको देखिएगा लगा के। या तो एक चीज़ ये भी है, अंजलि मैम ने आपको समझाया था एक दिन पहले की क्लास में, एक क्वेश्चन लगा के कि किस तरीके से 9.5% और 10% जो आपका अमाउंट आता है, कैसे इसको आप 12% में और 9.5% में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये चीज़ उन्होंने बताई थी। तो हम एक काम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आपको व्हाट्सअप कर देते हैं और उस क्वेश्चन को आप अपने मन से एक बार लगाने की कोशिश करिए। रूलिंग आज हमने बता दी है, बस ये और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो सैलरी 12% ऑफ सैलरी है, इस सैलरी का यहाँ पे मतलब है आपका कि बेसिक सैलरी आप ले लेंगे और प्लस डियरनेस अलाउंस अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो तीन चीज़ों को ऐड करके जो सैलरी आएगी उसका 12% आप कर देंगे। तो क्वेश्चन जो है हम आपको व्हाट्सअप कर देते हैं। इस क्लास को देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिएगा और अंजलि मैम ने भी जैसे आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग आप लगाइएगा। इन केस अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं तो बता दीजिएगा, हम लोग सॉल्व करा देंगे बोर्ड में। बाकी बेटा नेक्स्ट वीक से मंडे तो हॉलीडे रहेगा जो कि रक्षाबंधन है। ट्यूसडे के बाद आपकी ऑनगोइंग क्लास जो है पहले यूट्यूब में रहेंगी, उसके बाद लास्ट 2 डेज़ जो है वो आपकी लाइव क्लास रहेगी, जिसमें जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया होगा उसको अच्छी तरह से एक बार समझ लेंगे दोबारा से। तो इसके आप लोग नोट्स बना लें, चारों प्रोविडेंट फंड, ये कभी कभी थ्योरी में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोविडेंट फंड क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और उसका पूरा फुल डिटेल क्या है, तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने इसी पर बेटा पूरा डिस्कस किया है। दूसरी चीज़, नोट्स आप बनाते चलें, जल्द ही हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे, क्योंकि कोरोना जो है ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, एक ना एक दिन चला ही जाएगा कोरोना। ऐसी कोरोना जैसी बहुत सी बीमारियां इससे पहले भी आ चुकी हैं। तो हम लोगों को अपना कैरियर बनाना है, भविष्य बनाना है,
ना कि कोरोना कोरोना दिन भर चिल्लाते चिल्लाते जो है समय बर्बाद करना है। तो आप समय को बर्बाद ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं। इसका क्वेश्चन हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे आपको। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।